दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हम थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे निवेश के सिद्धांत के बारे में 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और ये हमारी तीसरी क्लास है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का नवप्रतिष्ठित सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, जॉर्गेनसन ने दिया था, 1963 में दिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है आज। और इस टॉपिक पर मैं जो क्लास बना रहा हूँ आज, ऐसी क्लास आपको शायद ही यूट्यूब पर मिले, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास बनाई है। तो आप क्लास को पूरा देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर निवेश के न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं पहले भी यूजीसी नेट एग्जाम में। तो आप क्लास को पूरा देखिए और हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का नवप्रतिष्ठित सिद्धांत। तो देखिए, जो निवेश का नवप्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया, जॉर्गेनसन ने 1963 में दिया। अब देखिए, डीडब्ल्यू जॉर्गेनसन की बुक का नाम क्या है, कैपिटल थ्योरी एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई। तो निवेश का नवप्रतिष्ठित सिद्धांत डीडब्ल्यू जॉर्गेनसन ने 1963 में दिया और इनकी बुक क्या है, कैपिटल थ्योरी एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। अब देखिए, ये सिद्धांत किस पर आधारित है, इष्टतम पूंजी स्टॉक निर्धारण पर आधारित है। अब देखिए, इष्टतम पूंजी स्टॉक होता है, उसको हम के स्टार से दर्शाते हैं। तो के स्टार यानी इष्टतम पूंजी स्टॉक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ये हम इस सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो इष्टतम पूंजी स्टॉक की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो फ्यूचर का एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा उसको हम प्राप्त कर सके, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इष्टतम पूंजी स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। तो इसका निर्धारण कैसे होगा, यह हम इस सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इसका निवेश समीकरण फर्म के लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत से व्युत्पन्न किया गया है। अब इसका जो निवेश समीकरण है वह किससे उत्पन्न किया गया, फर्म जो होती है एक फर्म, उसका लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत होता है, उससे उत्पन्न किया गया है। अब देखिए, फर्म के लाभ अधिकतमकरण में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मार्जिनल रिवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, एम आर बराबर एमसी करके सॉल्व करते हैं फर्म के लाभ अधिकतमकरण में। उसी प्रकार इसमें निवेश समीकरण उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, उसको रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये किस पर आधारित है, फर्म के लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत पर आधारित है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं, अजम्पशंस। तो देखिए, इसमें क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है और इसमें अनिश्चितताएं नहीं होती है और कोई भी समायोजन लागत नहीं होती है, यानी इसमें समायोजन की लागतें नहीं होती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, पूर्ण रोजगार होता है और श्रम और पूंजी की कीमतें पूर्णतया क्या होती है, लोचदार, यानी श्रम और पूंजी की कीमतें फ्लेक्सिबल होती है, उनमें चेंज हो सकता है। अब देखिए, पूर्ण वित्तीय बाजार होता है, जो वित्तीय बाजार होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। इसका क्या अभिप्राय है कि एक फर्म जो होती है वह दी हुई ब्याज दर पर क्या उधार भी ले सकती है और उधार दे भी सकती है। अब देखिए, श्रम और पूंजी समरूप आगते हैं, यानी श्रम और पूंजी की जो प्रत्येक इकाई वह क्या होती है, समरूप होती है। और एक प्रत्येक वस्तु जो उत्पादित होती है वह उसकी भी प्रत्येक इकाई क्या होगी, समरूप होगी। अब देखिए, पैमाने के घटते प्रतिफल होते हैं इसमें। अब देखिए, आगते उस बिंदु तक नियोजित की जाती है जिस पर उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता उनकी वास्तविक इकाई लागतों के बराबर होती है। और पूंजी स्टॉक पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी पूंजी स्टॉक इसमें बाकी नहीं रहता है, पूर्ण रूप से प्रयोग में लिया जाता है, एक्सेस रूप में नहीं रहता है। अब देखिए, वर्तमान कीमतों में परिवर्तन सदैव भविष्य की कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन लाते हैं। तो ये थी इस सिद्धांत की मान्यताएं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट की अजम्पशंस देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं। देखिए, ये हमारा प्रश्न है कि इस थ्योरी को न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि हमारी यह जो थ्योरी है यह बेस्ड है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल एक्मुलेशन। तो ये थ्योरी, हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कि ये थ्योरी बेस्ड किस पर है,
न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल एक्मुलेशन। न्यू न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल एक्मुलेशन। ये हमारी जो थ्योरी है बेस्ड है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल एक्मुलेशन सिद्धांत पर। तो देखिए हमारा ये सिद्धांत क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा सिद्धांत है, ये थ्योरी हमारी उत्पादन के जो भी साधन हैं उनकी सापेक्ष कीमतों को डिटरमाइन करती है या उनको तय करती है। हमारी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल एक्मुलेशन है, ये क्या करती है, ये हमारे साधनों के, हमारे उत्पादन के जो भी साधन हैं उनकी रिलेटिव प्राइसेस या सापेक्ष कीमत है उनको डिटरमाइन करती है। जैसे कि हमारे जैसे उत्पादन के साधन क्या है, लेबर और कैपिटल है, तो इसके बीच क्या रिलेटिव प्राइसेस है, इसको कौन डिटरमाइन करती है, हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ कैपिटल एक्मुलेशन। और इसी थ्योरी पर हमारा बेस्ड है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जी देखिए हमारी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारी ये जो थ्योरी है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट है किस, इसमें कौन से इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है, तो इसमें केवल फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को ही शामिल किया जाता है। क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। इसमें केवल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ही शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल में हमारी क्या आ जाएंगी, बिल्डिंग आ जाएगी, मशीनें आ जाएंगी, जैसे ऑफिस निर्माण, इससे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन जैसे इसमें हमारे जैसे लेबर हो गया या जैसे कोई भी कच्चा माल हो गया, तो वो इसमें नहीं आएगा, केवल फिक्स्ड कैपिटल को ही इसमें शामिल किया गया है इस थ्योरी में। अब देखिए ये थ्योरी में क्या बताती है कि एक फर्म को किसी एक निश्चित समय बिंदु पर कितना कैपिटल स्टॉक रखना चाहिए। ये थ्योरी में क्या बताती है कि एक फर्म है तो उसको एक निश्चित टाइम पीरियड पर, एक समय के एक निश्चित बिंदु पर कितना कैपिटल स्टॉक रखना चाहिए। कैपिटल स्टॉक को हम के स्टार से दर्शाते हैं कि एक निश्चित टाइम पीरियड पर या एक निश्चित समय बिंदु पर कितना कैपिटल स्टॉक रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव कर सके। यानी कि कितना कैपिटल स्टॉक रखना चाहिए जिससे कि हमारा एक जो डिजायर्ड लेवल होता है आउटपुट का, जिसे हम वाई से लिख सकते हैं, तो इसको हम अचीव कर सके या इसको मेंटेन कर सके। और ये सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं वैसे। अब देखिए हमारी जो थ्योरी है ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमें निवेश के व्यवहार को बताती है। ये क्या बताती है हमें, निवेश के व्यवहार को। हमारी ये थ्योरी हमें क्या बताती है, निवेश के व्यवहार को बताती है कि निवेश किस किस तरह किया जाना चाहिए, किस स्पीड से निवेश होना चाहिए, किस दर से होना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें कौन बताती है, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ कैपिटल न्यू न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बताती है हमारी। अब देखिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए हमारी जो थ्योरी है इसमें क्या है, हमारा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, यानी हमारा जो भी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो भी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या निवेश है, जैसे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा है, वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बिल्डिंग प्लांट में किया जाता है। तो ये दो चीज़ों द्वारा डिटरमाइन होता है, ये दो चीज़ों द्वारा द्वारा निर्धारित होता है। कि हमारा
बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होना चाहिए, ये कितनी दो चीज़ों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए हमारा पहला क्या है, हमारा पहला है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम पी के, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा एम पी के, इसको ये जो हमारा कोप डगलस वाला, कोप डगलस में कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट है होता है, उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, उससे हम उससे भी मान सकते हैं। तो पहला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और हमारा दूसरा क्या है, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं RCC। तो देखिए हमारा जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK, और दूसरा हमारा क्या है, हमारा दूसरा हमारा क्या है, देखिए हमारा जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वह दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK, दूसरा हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी, जो हम जो एक्स्ट्रा जो कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, और दूसरा हमारा क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है, रियल कॉस्ट क्या है, रियल रेंटल कॉस्ट उसकी क्या है। तो इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करेगा। अब देखिए इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों द्वारा हमारा इन्वेस्टमेंट किस प्रकार होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अब देखिए हमारा एक तो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, और दूसरा क्या है हमारा, रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब देखिए अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमारी जो फर्म है या जो हमारे इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब तक हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ेगा। जब तक ये हमारी ज़्यादा रहेगा मार्जिनल प्रोडक्ट, और जब तक ये बराबर नहीं हो जाता तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। और हमारा जो है ये हमारा फर्म के इक्विलिब्रियम के समान ही है। जब फर्म में भी क्या होता है कि फर्म में उसका क्या होता है, MR ज़्यादा होता है MC से, तो फर्म क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती जाती है। सेम उसी तरह से इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रहेगी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। अब देखिए अगर हमारी स्थिति ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कम है रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इस स्थिति में क्या होगी, इन जो हमारी इन्वेस्टमेंट से क्या होगी, हानि होगी। इन्वेस्टमेंट में क्या होगी, हानि होगी। तो इस स्थिति में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पहले से ही जो किया गया इन्वेस्टमेंट है उसमें भी क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो इस स्थिति में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। और अब देखिए अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बराबर है रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ रियल रेंटल कॉस्ट से, तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक प्राप्त होगा। हमारा जो डिजायर्ड लेवल है कैपिटल स्टॉक वो प्राप्त हो जाएगा इस स्थिति में। और इसी स्थिति को लेकर चलेंगे हम कि हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक हम कैसे गेन करेंगे। तो हम सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को समझेंगे, फिर इसके बाद रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझेंगे, फिर इन दोनों को बराबर रख कर हमारा इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम आगे देखते हैं।
अब देखिए, अब हमारी दो चीज़ें क्या क्या थी हमारी। पहला तो क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और हमारा दूसरा क्या था, रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। तो इन दोनों में से हम सबसे पहले क्या समझेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम समझते हैं सबसे पहले। अब देखिए हमें क्या समझते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, लेबर और टेक्नोलॉजी को स्थिर रखकर हमारा जो, जैसे लेबर और टेक्नोलॉजी, इसको क्या रखना है, स्थिर रख कर कैपिटल को बढ़ाने पर आउटपुट में जो वृद्धि होती है उसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब देखिए, जब हम लेबर और टेक्नोलॉजी इन दोनों को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और इनको स्थिर रखकर हमें क्या इंक्रीज करना है, केवल कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो कैपिटल को इंक्रीज करने पर हमारा आउटपुट में जो भी वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। अब देखिए, कैपिटल को बढ़ाने पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारा, जब हम कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को हम बढ़ाएंगे, तो हमारा जो MPK मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या करेगा, ये घटेगा, ये क्या करेगा, घटेगा। जब हम कैपिटल को बढ़ाएंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की ये क्या, घटेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी लॉ, सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम। क्या है, सीमांत उत्पाद ह्रास नियम। ये नियम क्या होता है, क्रियाशील रहता है। ये जो हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी में हमारा ये सीमांत उत्पाद ह्रास नियम क्रियाशील होता है। इसलिए हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर क्या होगी, कैपिटल, और यहाँ पर क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। तो जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ाते जाएंगे, हमारा MPK घटता जाएगा, तो इसका ढाल ऋणात्मक होता है। अब देखिए, हमारा जो MPK हमें निकालना है, तो MPK को कैसे निकालेंगे, MPK इसको हम कैसे निकालेंगे, हम मैथमेटिकल रूप से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए, MPK को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का उपयोग करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन का उपयोग करेंगे। हमें क्या निकालनी है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस। क्या निकालना है हमें, MPK निकालना है, MPK ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, y बराबर A K की पावर अल्फ़ा और L की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारा क्या है, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल MPK, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, dy बटेवा dk। हमें क्या करना है, k के संदर्भ में क्या करना है, हमें अवकलन करना है। इसका क्या करना है, अवकलन, या इसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा,
हमारा यहाँ पर ये जो के संदर्भ में करना है तो हमारा अल्फ़ा आगे आ जाएगा, अल्फ़ा ए, और के की पावर हमारी जो अल्फ़ा है इसमें से क्या करेंगे हम 1 माइनस कर देंगे, और अल की पावर क्या है 1 माइनस अल्फ़ा, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा ये अल्फ़ा है और ये हमारा ए है। अब देखिए हमने ये के लिख दिया, के की पावर अल्फ़ा तो है। अब देखिए हमारे के की पावर क्या है, देखिए के की पावर क्या है, हमारा के की पावर है अल्फ़ा माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के की पावर अल्फ़ा और बटेवा के की पावर 1, क्योंकि ये के की पावर यहाँ पर क्या है -1, तो इस यह बटेवा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर क्या है के की पावर अल्फ़ा और इसके बटेवे में क्या आ जाएगा के की पावर 1, यानी के आ जाएगा, और एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए हमारा ये जो पार्ट है, हमारा ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ये वाला पूरा है, ये वाला ही फॉर्मूला है। तो ये हमने ये अल्फ़ा ऐसे कैसे लिख दिया, और ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर है, हमारा वाई के बराबर है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा के। तो ये हमारा क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, अल्फ़ा इंटू वाई बटेवा के, ये क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। हमारा कोप डगलस फंक्शन में भी हमारा सेम यही आता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और अब हम क्या समझेंगे, हमारा समझेंगे हम रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा एक तो एक हमारा क्या है आर, आर क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी की लागत। जैसे हमारी एक हम मशीन लगाते हैं तो वो क्या उसकी कॉस्ट क्या है, उस पूंजी की लागत क्या है, तो वो हमारा क्या है आर है। और दूसरी चीज़ हमारी क्या है पी, तो पी को हम क्या लिखते हैं प्राइस ऑफ आउटपुट या आउटपुट की कीमत। देखिए हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं हम, कैपिटल में या मशीन खरीदते हैं, तो उस मशीन की जो लागत होती है उससे हम क्या लिखते हैं आर लिखते हैं। और हमारी जो आउटपुट होती है, जो भी हमारा उत्पादन होता है, उसकी जो प्रत्येक इकाई के उत्पादन की जो कीमत होगी उसको हम किससे लिखेंगे पी से लिखेंगे। तो हमारा देखिए आरसीसी क्या आएगा रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये क्या आएगा इन दोनों का रेशियो या इन दोनों का अनुपात आएगा आर बटेवा पी। तो ये क्या है हमारा रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ही इस रेशियो को ही हम पी के बराबर रखकर, किसके बराबर हम पी के बराबर रखकर हम सोल्व करेंगे, तो हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक आ जाएगा। अब देखिए हम आगे सोल्व करने के लिए आगे हमें क्या करना है, हमारा एम पी के इसको किसके बराबर रखना है रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो हमारा एम पी के हमारा क्या आया था, हमारा एम पी के क्या आया ये देख लो इधर लिखा है, हमारा एम पी के आया अल्फ़ा इंटू हमारा ये आया अल्फ़ा इंटू वाई बटेवा के, ये हमारा ये आया था। और हमारा हमारा आर सी सी क्या आया है, हमारा आर सी सी आया है आर बटेवा पी है। तो हमें क्या के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए के यहाँ पर क्या है डिवाइड में है, तो यहाँ पर इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये के हमारा ये आ जाएगा यहाँ आ गया। इस साइड में क्या बचा है हमारा अल्फ़ा बचा है इंटू वाई बचा है, और ये हमारा आर बटेवा पी है। अब देखिए हमारा ये अल्फ़ा है और ये क्या है वाई है। अब देखिए हमारा ये जो है आर बटेवा पी है, ये इस साइड में आएगा तो ये उलट जाएगा, यानी पी बटेवा आर बन जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा फॉर्मूला। और इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके देखिए इसमें इसको सही से लिखेंगे तो हमारा ये क्या आएगा अल्फ़ा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बटेवा आर और इंटू वाई। तो ये हमारा आ गया और बराबर क्या आ गया के। तो ये हमारा ये हमारा के का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे के स्टार मान लेंगे, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक आ गया।
डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू पी बटेवा आर इंटू इसको क्या लिखेंगे वाई टी। जब इसके के स्टार लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा क्या आएगा वाई टी। यानी वाई टी क्या है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड आउटपुट है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये हमारा, कि हमारा फ्यूचर में एक्सपेक्टेड आउटपुट का जो भी लेवल होगा उसके हिसाब से हमें के स्टार को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारा के स्टार इन एक तो हमारा फ्यूचर के एक्सपेक्टेड आउटपुट पर निर्भर करता है, और एक क्या रियल रेंटल कॉस्ट के व्युत्क्रम यानी इसके उल्टे पर निर्भर करता है, या इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं आर से विपरीत रूप से संबंधित है। हमारा आर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारा के स्टार कॉस्ट ऑफ कैपिटल से विपरीत रूप से संबंधित है, और डायरेक्ट रूप से हमारे जो डिजायर्ड या फ्यूचर का एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस पर डायरेक्ट रूप से संबंधित है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला आ चुका है, तो हम इस फॉर्मूले को हम अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो हमने हमारा जो समीकरण है वह हमने अगले पेज पर लिख लिया है, हमारा जो समीकरण है हमने अगले पेज पर लिख लिया है। तो देखिए समीकरण में क्या बताता है कि हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है या के स्टार डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हमारा पहली चीज़ क्या है, वाई टी। अब देखिए वाई टी क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट का साइज है, क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसका साइज है, और ये वाई टी से सीधा या धनात्मक रूप से संबंध। और हमारा दूसरा क्या है, आर। आर क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इससे विपरीत रूप से संबंधित है, इससे विपरीत रूप से संबंध है। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अब देखिए ये हमारा एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल यानी हमने के स्टार लिया है, और हमारा जो वाई अक्ष है इस पर हमने क्या लिया है, एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपीके लिया है, और एक लिया है हमें रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया है। और ये हमारा क्या है, एमपीके वक्र यानी मार्जिनल प्रोडक्टिव वक्र है, जो कि क्या बताता है कि जैसे जैसे हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ता जाएगा वैसे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, घटती जाएगी। और इसका क्या कारण क्या है, सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम। इसका कारण क्या है, सीमांत उत्पाद ह्रास नियम। इस नियम की क्रियाशीलता के कारण इसका जो ढाल है वो क्या ऋणात्मक होगा। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ना वो वाई टी से डायरेक्ट रूप से संबंधित है होती है, यानी जैसे वाई टी हमारी इंक्रीज होगी, वाई टी हमारा बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए माना कि इकोनॉमी में हमारा जो रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है C0 लेवल पर, यहाँ पर मान लेते हैं C0 लेवल पर। तो हमारा ये हमारा C0 लेवल पर है, तो हमारा जो क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, इसको मान लेते हैं के स्टार 0। तो ये हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है। अब माना कि हमारा जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक कैसे बढ़ सकता है, तो पहला तो हमारा क्या है कि हमारा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो घट जाए कि C0 से घटकर C1 हो जाए, तो हमारा जो है कैपिटल हमारा जो ये बढ़ जाएगा, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा, K1 हो जाएगा K0 से बढ़कर। एक तो ये तरीका है, पहला क्या तरीका है कि हमारा रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल RCC घट जाए, पहला क्या है RCC घट जाए, तो हमारा क्या है डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है हमारी वाई टी यानी बढ़ जाए, वाई टी को हम ऐसे मान सकते हैं आउटपुट का लेवल, या हम इकोनॉमी के लेवल पर लेते हैं तो इसको हम जीडीपी मान सकते हैं कि हमारी जो हम अधिक जीडीपी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अधिक डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए
जब हमें अधिक आउटपुट की ज़रूरत है या हमारा वाई टी बढ़ता है तो हमारा एम पी के वक्र शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, एम पी के वन हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, वाई टी वन मान लेते हैं इसको, कि हमारा क्या है, आउटपुट का लेवल बढ़ गया है, अधिक आउटपुट चाहिए तो हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक क्या चाहिए, हमारा हमें इतना डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक चाहिए, इसको हम मान लेते के स्टार टू मान लेते हैं। तो हमारा पहला तरीका तो है आरसीसी घट जाए, दूसरा क्या है हमारा वाई टी जो है वो क्या है, बढ़ जाए, तो हमारा जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इतना आ जाएगा, यानी कि हमारे वाई टी वन के बराबर अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इतना चाहिए, और अगर वाई टी जीरो है इसके बराबर आउटपुट चाहिए तो हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इतना चाहिए, ओ के जीरो इतना ही चाहिए। तो ये डायग्राम आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये इस डायग्राम से क्या समझे हम, कि हमारा आरसीसी से हमारा जो के स्टार है वो क्या है, विपरीत रूप से संबंधित है, और वाई टी से क्या है, धनात्मक रूप से संबंधित है। तो हमने थ्योरी को तो पूरा लगभग पढ़ लिया है, लेकिन हमने जो हमारी एक चीज़ छूट गई है, हमारी है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको हम थोड़ा और देख लेते हैं कि इसका इक्वेशन या इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हम किसको समझते हैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे कि माना कि हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करते हैं, उधार लेते हैं, तो कैपिटल को हमें क्या निकालना है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हमने जो पहले पढ़ा ना कि एक तो कैपिटल की जो कॉस्ट होती है आर, और उस आउटपुट की कॉस्ट होती है या प्राइस होती है उसको हम पी मानते, तो हम आर, हमारा जो आर था उसकी इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक तो पहली चीज़ क्या है कि हम कैपिटल उधार लेते हैं, पहली चीज़ क्या है, कैपिटल उधार लेते हैं, तो उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, उस पर हमें देना पड़ेगा ब्याज, क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो इसको हम आई से दर्शा देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। तो ये हमारी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी एक। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है इन्फ्लेशन होती है, कि क्या होती है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हमारे लिए क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारे लिए एक तरह से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम ब्याज दर के ऊपर छूट भी मान सकते हैं। देखिए, माना कि जैसे हमने कोई भी उधार लिया है, 6% ब्याज दर पर उधार लिया है, जबकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया 3%, तो हमारे रियल जो ब्याज दर है वो कितनी रहेगी, 6 में से 3 यानी 3% ही रहेगी, क्योंकि हमें ब्याज दर 6% देना पड़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो रियल ब्याज दर वो कितनी रहेगी, 3% ही रहेगी। तो इन्फ्लेशन हमारा क्या है, एक तरह से गेन है। तो इसको क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को ब्याज दर में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दर कम करनी पड़ेगी हमें। तो इन्फ्लेशन क्या है, एक प्रकार का GAIN गेन है, यानी एक प्रकार की प्राप्ति है। तो इसको क्या करने, इसको किससे लिखेंगे हम, पाई ई। और इन्फ्लेशन का हम सही से डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, तो इसको हम एक्सपेक्टेड मान लेते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन होगी, तो इसको पाई ई से दर्शाते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी क्या है, तीसरी चीज़ हमारी है डेप्रीसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। तो इसको डी से लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा, मूल्य ह्रास, यानी जो हमारी कैपिटल होगी उसमें उसके मूल्य में ह्रास होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लॉस होगा। तो ये इसको हमारा जो गेन होगा उसको तो हम क्या करें, गेन होगा उसको तो हम क्या करेंगे, ऐड, नहीं उसको क्या करेंगे हम माइनस, क्योंकि जो कॉस्ट होगी उसमें से हमारा जो गेन होगा वो तो माइनस हो जाएगा। और जो हमें हमारे जैसे इंटरेस्ट है या मूल्य ह्रास है, तो ये क्या है, इनको हमें जोड़ना होगा। तो हमारा जो आर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो इंटरेस्ट रेट, इसमें से क्या घटाना है, पाई ई, पाई ई घटाएंगे, ये क्या है हमारा इन्फ्लेशन था। और इसमें और कॉस्ट क्या आएगी, हमारे जो प्लस वाले हैं वो तो क्या है, हमारे कॉस्ट है, और जो माइनस होगा वो क्या है, गेन है, ये ध्यान रखना। तो हमारे कॉस्ट क्या है, मूल्य ह्रास, यानी डेप्रिसिएशन भी हमारा कॉस्ट है। तो ये हमारा किसका है, आर का समीकरण आ गया, रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये हमारा।
और अब देखिए, माना कि हम किसको, टैक्स को भी शामिल कर लेते, चौथा हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स, इसको भी शामिल करेंगे। तो अगर टैक्स लगेगा तो वो भी हमारी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी, तो उसको भी हमें ऐड करना होगा। अगर हमारी सब्सिडी हुई तो वो सब्सिडी इसमें माइनस होगी, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, गेन, तो वो क्या आएगा, सब्सिडी हमारी माइनस आ जाएगी। तो ये हमारा आर का समीकरण बना। तो इस प्रकार ये हमारा जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट हुआ। तो हमने जो मेन जो हमारी चीज़ थी वो एक बार वापस बता देता हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या आया था। हमारा फॉर्मूला आया था, हमारा के स्टार का फॉर्मूला क्या आया था। तो हमारी मेन चीज़ ये वाला फॉर्मूला है कि हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक क्या है, फ्यूचर के एक्सपेक्टेड आउटपुट से धनात्मक रूप से संबंधित है, और हमारी जो कैपिटल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे ऋणात्मक रूप से संबंधित है।